मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये कक्षा 9th और 10th के लिए हम ग्राफ से रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन को हमने कल हल किया था। आज उसी कंटिन्यूटी के अंदर, उसी सीक्वेंस के अंदर का मैं कुछ टॉपिक है उसके अंदर का थोड़े से आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर का जो कंडीशन ले रहा हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, और ये दो समीकरण लिए मैंने, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण लिए मैंने। दोनों अज्ञात राशि x और y दो अज्ञात राशि हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2 के अचर पद या कांस्टेंट टर्म्स है। तो इसमें तीन तरह की स्थितियाँ हमारे पास में बनती है। अगर एक चीज़ मैंने आप लोगों को कल बताई थी, इसके अंदर अज्ञात राशि दो है और उसकी सबसे बड़ी घात अगर एक होती है तो इसको दो ज्ञात राशियों की एक घातीय समीकरण कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसका जो ग्राफ या लेखा चित्र होता है वो हमेशा सदैव एक स्ट्रेट लाइन, एक सरलेखा को निरूपित करता है। ये एक सरलेखा को निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखिए तीन तरह की स्थितियाँ बनती है कि आपने बस इसके अंदर क्या x के गुणा में जो मान आ रहे हैं, सारी जो पद है, सारी की सारी जो टर्म्स होती है उसको एक साइड में ले आओ आप। तो सारी की सारी जो टर्म्स है उसको एक साइड में ले आओ। फिर x के इंटू में जो वैल्यू है और y के इंटू में जो वैल्यू है, x के इंटू में जो वैल्यू है वो x के गुणांक होगी, y के इंटू में वो इसके अंदर क्या होंगे, y के गुणांक होगी। तो x के और y के गुणांकों का जो अनुपात है, इनको जब डिवाइड करते हैं तो वो इसका अनुपात या रेशियो कहलाता है। अगर आपस में ये चीज़ इक्वल नहीं हो, अगर x के गुणा में और y के गुणा में जो मान आ रहे हैं ये इसके x के और y के गुणांक कहलाते हैं। इसमें निशान साथ में लेना है। अगर आपका प्लस या माइनस का जो भी चिन्ह है वो अपने को साथ में लेना है। अब इसको हल करने पर दोनों को जब आपस में डिवाइड करते हैं तो इसका जो अनुपात है, इसका जो रेशियो है, अगर आपस में इक्वल नहीं होता है तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, इसका जो हल होगा, इस समीकरण का जो हल होगा वो अपने पास इसके अंदर अद्वितीय होगा। इस समीकरण का हल जो होगा वो अद्वितीय होगा। इसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये इसका अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और इसका जो ग्राफ आएगा वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, किसी बिंदु पे काट सकती हैं। तो अज्ञात राशि दो समीकरण जो दिए है, सबसे पहले उसको एक तरफ लेके आएंगे और फिर x के गुणा में जो वैल्यू है उसके अंदर क्या होगा, उसको आपस में डिवाइड कर दो। y के गुणा इंटू के अंदर या गुणा में जो वैल्यू है उसको आपस में डिवाइड कर दो। और अगर ये इक्वल नहीं आती है, इन दोनों को डिवाइड करने पे ये अनुपात या रेशियो अगर इक्वल नहीं आता है तो इसका जो हल होगा, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो इसका हल अपने पास इसके अंदर अद्वितीय होगा। ये हल जो है उसको यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और इसका ग्राफ जो खींचेंगे वो आपस में एक दूसरे की रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी। तो काटेंगी तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसको प्रतिच्छेदी रेखाएँ कहते हैं। इसको प्रतिच्छेदी रेखाएँ कहा जाता है या इसको इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये स्थिति कब आती है, जब x के और y के इंटू में जो वैल्यू है उसका जो अनुपात है वो आपस में रेशियो इक्वल नहीं हो। और इसका अद्वितीय हल कब आएगा, जब हमारे पास इसके अंदर ये स्थिति होगी। ये स्थिति होगी तो इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल कब होगा, तो अब इसके अंदर ये कंडीशन लेंगे और दो रेखाएं आपस में काटेंगे कब एक दूसरे को, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करेंगी, एक दूसरे को काटने का मतलब प्रतिच्छेद करना, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर का ये शर्त होती है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, पहली आपने बस इसके अंदर का शर्त है कि दो रेखाएं अगर आप उससे काटेगी तो इसका अद्वितीय हल की स्थिति के अंदर आता है जब ये कंडीशन होती है। और ये कंडीशन आती है तो इसके अंदर का इसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी और जिस बिंदु पे काटती हैं वही हमारे पास में x और y का मान होता है, वो इसका हल कहलाता है, वो इसका हल कहलाता है। तो पहली स्थिति हमारे पास इसके अंदर का इस तरीके से बनती है। अब इसी टाइप से देखिए इसमें दूसरी स्थिति, तीन तरह की स्थितियाँ बनती है, तीनों तरह की स्थितियाँ बताता हूँ आप लोगों को। फिर इसके अंदर का एक ग्राफ का क्वेश्चन आपको फिर रिपीट करता हूँ। फिर इसके अंदर का कुछ विधि है वो इसके अंदर का मैं आपको फिर शाम वाले टाइम इसके अंदर का वीडियो तैयार करके और उसके अंदर आप लोगों को अपलोड कर दूँगा। दूसरी स्थिति हमारे पास ये बनती है, x के इंटू में जो वैल्यू है, x के गुणांक और इसी तरह से y के गुणांक, ये दोनों तो आपस में इक्वल हो और जो कांस्टेंट है वो आपस में इक्वल नहीं हो। x के इंटू में जो वैल्यू आ रही है, x के गुणा में उनको आपस में डिवाइड कर दिया, y के इंटू में उन वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दिया और कांस्टेंट है उनको आपस में डिवाइड कर दिया। सारी वैल्यू एक तरफ लेके आनी है, कांस्टेंट का निशान साथ में लेना है। अगर ये दोनों तो बराबर हो, x के गुणांक और y के गुणांक, इनका अनुपात तो बराबर हो, परंतु कांस्टेंट है वो अगर आपस में बराबर नहीं हो, ये दो चीज़ तो बराबर हो और तीसरी चीज़ अगर बराबर नहीं हो तो इसके अंदर क्या, इसका ग्राफ जो बनेगा ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर होगी। तो यहाँ पे आपने बस इसके अंदर क्या, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। तो समानांतर रेखाएं आएगी, इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, पैरेलल लाइंस।
और अब आपके पास जब रेखा है आपस में इसको किसी बिंदु पे काटेगी नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। तो इसके अंदर कोई भी हल हमारे पास इसके अंदर विद्यमान नहीं होगा, तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा। इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी हल अपने पास इसके अंदर हल नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन या कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। इसके लिए शर्त क्या होती है, x के गुणा में जो वैल्यू है उसको आपस में डिवाइड करो, y के गुणा में जो वैल्यू उसको आपस में डिवाइड करो, और जिसमें x y की टर्म नहीं होती है उसको अचर पद या कांस्टेंट टर्म्स कहा जाता है, उसको आपस में डिवाइड करो। तो पहले और दूसरा मान तो बराबर होगा, x के और y के गुणांकों का अनुपात, और अचर पदों का जो अनुपात है वो आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये जो स्थिति होती है उस स्थिति के अंदर का इसका ग्राफ तो क्या बनता है, समानांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस बनती है, और इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, कोई भी हल विद्यमान नहीं होने के लिए अपने पास इसके अंदर का स्थिति कौन सी होगी, या ये स्थिति होती है तो इसके अंदर का इसका ग्राफ कैसे बनेगा, समानांतर रेखाएं बनेगी। या ये जो स्थिति आएगी तो इस स्थिति के अंदर इसका हल क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। इसका मतलब नो सॉल्यूशन इज देयर, यहाँ पे कोई भी हल अपने पास इसके अंदर विद्यमान नहीं होगा। फिर तीसरे टाइप की जो स्थिति इसके अंदर बनती है कि अपने पास इसके अंदर क्या होगा, दो रेखाएं जो है एक दूसरे के अगर ऊपर आती है, तो दो रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती हैं, जैसे पहली एक रेखा ये भी है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर आती है, जैसे मैंने ये थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया, ये पी क्यू रेखा है, तो दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती है। तो ये स्थिति कब बनती है कि x के गुणांक और y के गुणांक और अचर पद इनका जो अनुपात होता है वो तीनों अगर आपस में बराबर होते हैं, तो तीनों बराबर होने की स्थिति के अंदर क्या होगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी, और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो इसको हम क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं बोलते हैं। समपाती रेखाएं, इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका मतलब दो रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी, जब हमारे पास x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद, जिसमें x y की टर्म्स नहीं होती उसको अचर पद या कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं, इन तीनों का अनुपात अगर बराबर होता है तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ऊपर आने का मतलब हमारे पास ये रेखाएं संपाती या कोइंसिडेंट लाइंस होगी, और इसका हल क्या होगा, अब किसी भी बिंदु पर अपने पास रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास भी इसके अंदर क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप में अनंत हल होंगे। अपरिमित रूप में अनंत हल होंगे। अपरिमित रूप में अनंत हल विद्यमान होंगे। अपरिमित रूप में अनंत हल विद्यमान होंगे। तो इसको लिखते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो अनंत हल है वो इसके अंदर क्या विद्यमान होंगे। तो ये स्थिति कब होती है, अपरिमित रूप में अनंत हल विद्यमान कब होंगे, जब आपने पास इसके अंदर क्या होगी, x के गुणांक और y के गुणांक और अचर पद तीनों का अनुपात अपने पास इसके अंदर आपस में समान हो। तो इस स्थिति के अंदर क्या हो गए, अनंत हल अपने पास इसमें, अपरिमित का मतलब अपने पास इसके अंदर का जिसको ज्ञात करना संभव नहीं है। किसी भी रेखा पर बिंदु कितने होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए अपने पास इसके अंदर अनंत हल है वो इसके अंदर के ये इसमें अपने पास में प्राप्त होते हैं। तो ये, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर आएगी, जिसको अपने पास क्या संपाती रेखाएं या कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को तीन स्थितियां बताई है, एक मिनट के लिए इसमें एक स्थिति और पूछी जा सकती है, अपने को एक स्थिति इसके अंदर का और पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद में आपको एक ग्राफ का क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा सा इसके अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो और बता देंगे। तो देखो जैसे हमारे पास इसके अंदर की ये स्थिति आ रही है, वही मैंने दो ज्ञात राशियों की दो समीकरण लिख लिए, और दो ज्ञात राशियों की दो जो समीकरण लिखी है, एक घातीय समीकरण, उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये इसको इसका रेखिक युग्म कह देते हैं। जो पेयर बनता है तो उसको युग्म या पेयर कह देते हैं। अब आपने पास इसके अंदर की ये स्थिति होगी, तो तीन स्थितियां ली थी आपने, x के गुणांक और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारे पास रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी, और इसका हल जो होगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अपने पास इसके अंदर का इसका हल जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, संगत हल बोलते हैं। ये हल क्या होगा, संगत होगा, इसको कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट। ये हल अपने पास इसके अंदर संगत होगा। और इसी तरह से अगर x के गुणांक उसका अनुपात और y के जो गुणांक है उसका अनुपात
और अचर पद है उसका अनुपात, तीनों अगर आपस में बराबर हो तो हमारे पास हल कितने होंगे, अनंत हल अपने पास इसके अंदर क्या प्राप्त होंगे, अपरिमित रूप में अनंत हल प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दोनों रेखाओं का ग्राफ आएगा, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका भी हल अपने पास इसके अंदर क्या होता है, संगत या कंसिस्टेंट होता है। संगत या अपने पास इसके अंदर क्या, कंसिस्टेंट होगा। और अगर हमारे पास तीसरी टाइप की स्थिति बनती है, एक्स के गुणांक और वाई के गुणांक, इनका अनुपात तो एक जैसा हो और कांस्टेंट अपने पास अगर अलग अलग हो, तो इस स्थिति के अंदर क्या रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होगी। समानांतर होने का मतलब क्या होगा, रेखाएं काटेगी नहीं, और काटेगी नहीं तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा, तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका जो हल आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, असंगत हल होगा। तो इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ये इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो हल अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अद्वितीय हल कब आएगा, जब एक्स के गुणांक और वाई के गुणांकों का अनुपात समान नहीं हो, और ये हल जो होता है वो संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, अगर संगत किसकी स्थिति में होता है, जब रेखाएं आपस में या तो एक दूसरे को काटेंगी, जैसे रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, तो पहली स्थिति के अंदर रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी, एक्स के गुणांक और वाई के गुणांकों का अनुपात अगर समान नहीं होगा तो इसका मतलब रेखाएं काटेंगी, और अगर ये काटेंगी तो इसका मतलब हमारे पास ये जिस बिंदु पे काटती हैं वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका हल कहलाता है, वही एक्स और वाई का मान होता है। और अगर आपने पास का रेखाएं आपस में इसके अंदर एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो ये स्थिति कब होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी, जब एक्स के गुणांक और वाई के गुणांक और अचर पद है उसके अंदर आपस में क्या होंगे, ये तीनों का अनुपात क्या होगा, एक जैसा होगा, तीनों का रेशो अगर सेम होगा तो उस स्थिति के अंदर क्या रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी। इसका मतलब हमारे पास क्या, इन दोनों रेखाओं पर कितने बिंदु है, जो एक बिंदु इस रेखा पे है वो पहले वाली लाइन पे भी है, दूसरी लाइन पे भी है, क्यों दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब जो चीज़ बिंदु अपने पास क्या एक लाइन पर है वो दूसरी लाइन पे भी है, तो इसलिए और रेखाएं जब इसके अंदर क्या किसी बिंदु पे काटेंगी या संपाती होती है तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास जो हल आता है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, संगत हल कहलाता है, वो कंसिस्टेंट कहलाता है। इसके अंदर हल तो कितने होंगे, अनंत होंगे। पहले वाली स्थिति के अंदर हल क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, और एक और केवल एक ही हल होता है, उसको अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें क्या होगा, अनंत हल अपने पास होंगे, तो इस स्थिति के अंदर भी क्या होगा, इसका हल जो क्या कहलाएगा, संगत होगा। संगत का ना अपने पास इसके अंदर का वो चीज़ विद्यमान होगी, अस्तित्व होगा उसका, तो वो अपने पास क्या कंसिस्टेंट हो गया। और इसी तरह से अगर एक्स के गुणांक और वाई के गुणांकों का अनुपात तो समान हो और अचर पदों का गुणांकों का अनुपात अपने पास समान नहीं हो, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ लेंगे वो हमारे पास क्या होगी, समानांतर रेखाएंगी। इसका मतलब जो बिंदु इस रेखा पे है वो इस पे नहीं होगा, जो बिंदु इस रेखा पे है वो इस रेखा पे नहीं होगा, तो समानांतर होगी। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, इसका हमारे पास का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये जो सिस्टम होगा, ये जो अपने पास इसके अंदर का समीकरणों का जो निकाय होगा वो अपने पास इसके अंदर असंगत या इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो इस तरह से इसके अंदर का किसी भी तरह का इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए ग्राफ का जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जो आप लोगों को कल रिपीट किया था, इसी तरह के क्वेश्चन का थोड़ा सा और अभ्यास हो जाए आपका, क्योंकि बड़े क्वेश्चन इसके अंदर निश्चित तौर पे पूछा जाता है। ये कंडीशंस होती है, उसमें तो छोटे क्वेश्चन आते हैं, और ग्राफ में अपने पास इसके अंदर का अपना बड़ा क्वेश्चन लिया जाता है। देखो मैंने दो समीकरण लिए, x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, एक समीकरण तो, और दूसरी समीकरण लिए ये x माइनस वाई इजिकल टू 0, एक समीकरण लिया, दूसरी समीकरण लिया 2x प्लस 3x प्लस 2y इजिकल टू 12। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तालिका का निर्माण करते हैं, और x और y के आपको दो मान लेने हैं, दो से ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने लिया है तो आपकी इच्छा है, परंतु इसके अंदर अननेसेसरी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार तो आपने बस इसके अंदर x को 0 ले और एक बार y को 0 ले। तो x को 0 लेंगे तो अपने पास इसके अंदर का इसको छोड़ दीजिए आप 0 को, और 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब इसके अंदर माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर -1। इसको हल करना आना चाहिए आप लोगों को। x की जगह 0 लिख दिया तो माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो 0 कोई भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या आ गई। माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो वाई वाली रकम एक तरफ रख लो, बची हुई संख्या इधर ले जाओ। जब इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, और माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसके अंदर वाई का मान हमारे पास इसके अंदर का 1 हो गया। अब इसी तरह से इसके अंदर का वाई का मान 0 ले लो, तो वाई का मान जब 0 लेंगे तो इसके अंदर ये स्टेप तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0,
अब y को 0 लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, -1 आ जाएगा। ये हमारे पास तालिका बन गई। और सबसे पहले x का मान पहले और y का मान 1, ये इस बिंदु के क्या होंगे, निर्देशांक होगी। ये इस बिंदु के क्या कहलाते हैं, निर्देशांक कहलाते हैं। ये इस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर हम क्या करते हैं, दूसरी तालिका बनाते हैं। तो इसकी दूसरी तालिका बनाएंगे। ये तालिका सिंपल सी है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको इसके अंदर के पेपर के अंदर क्या तालिका बनानी पूछ सकते हैं, जैसे 9th के अंदर के सिर्फ सिंपल तालिका बनानी पूछ सकते हैं। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या दूसरी समीकरण है, उस समीकरण का आपने बस इसके अंदर क्या होगा, x और y ये दो मान ले आप। अगर x का मान लेने पे y का मान या y का मान लेने पर x का मान अगर बटे में आता है, p/q रूप में आता है, तो उस मान को अपने को सिलेक्ट नहीं करना है, फिर अपने पास कोई किसी दूसरे बिंदु का चुनाव अपने को करना है। तो x का मान मैंने सपोज करो 0 लिया, एक बार y का मान 0 लिया, तो x बराबर मैं 0 लिखूँगा तो क्या होगा, x बराबर 0 रखने पर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 3 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 12। ये जो समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 12, इस समीकरण में मैंने x की जगह 0 लिख लिया। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ये ध्यान रखनी है। ये अपने बस आपको ध्यान रखना है। 3 को 0 से गुणा किया तो 3 मत लिख देना, इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो 0 को किसी भी संख्या से या किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो अपने पास मान क्या होगा, 0 आएगा। तो 0 प्लस 2y बराबर 12। अब 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो अपने पास मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और ये संख्या क्या है, किस संख्या का दुगुना जो है 12 होता है, तो 6 का दुगुना जो है 12 होता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या जो है वो इसके अंदर के बटे में आ जाएगी। तो इसका मान हमारे पास y का मान 6 आ जाएगा। तो x का मान 0 लेने की स्थिति के अंदर y का मान हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये 0 आ गया। y का मान अपने उसका क्वेश्चन के अंदर 0 आ गया। अब इसी तरह से x का एक दूसरा मान देंगे तो सब इसके अंदर क्या करेंगे, अब एक बार y का मान 0 ले लो, तो y का मान 0 लेंगे तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास मान किस तरह से आएगा, देखिए आप। तो 3x प्लस 2y बराबर 12, तो y की जगह 0 लिख लो बराबर 12। अब 0 को किसी भी राशि से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आती है। तो x बराबर कितना होगा, 12/3, 12/3 कितना होगा, 4 होगा। अब इस बिंदु के नीचे इसके निर्देशांक लिख लो, तो इसके निर्देशांक लिखेंगे तो क्या जाएगा, 0, 6 और 4 और 0। ये अपने पास इसके अंदर बिंदु आ गए। अब आप लोगों को एक चीज़ बताई थी मैंने, ये जब तालिका बना ले तो इस तालिका के नीचे अपने पास इसके अंदर का इसका पैमाना लिखते हैं, तालिका के नीचे इसका पैमाना लिखते हैं। तो माना पैमाना ये स्केल है, तो x अक्ष पर, x और अक्ष के बीच में ये लाइन लगाएंगे, इसको हाइफन बोलते हैं। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब इसी तरह से y अक्ष पे लिखेंगे, तो y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। क्यों, बहुत ज़्यादा बड़े मानिए इसलिए इसके अंदर 1 सेंटीमीटर 1 इकाई ले लेना आप लोग। अब अपने पास इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा सा अगर अभ्यास किया हो ना तो फिर क्वेश्चन के अंदर का ग्राफ का क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आपका एकदम सही हो जाता है। अब सबसे पहले ये दोनों रेखा आपस में जिस बिंदु पर काटेंगी, तो जिस बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, ये ओज होता है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। इसके सीधे हाथ की तरफ जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है वो अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव धनात्मक होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बाएं हाथ, उसकी तरफ जो वैल्यू आती है उसमें x के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो -1, -2, -3, -4 इसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष की दिशा में ये जो मान आते हैं ये अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। ये क्वेश्चन आता है वो आपको ग्राफ पेपर पे दिया जाता है, तो इसलिए इसके अंदर क्या अपने को इसके अंदर क्या दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे तो अपने मान के करते हैं ना, तो इसलिए मान थोड़ा बहुत बिना नापे अपने पास वैल्यू ले रहे हैं, तो इसलिए अपने पास मान है वो थोड़ा बहुत इसके अंदर के ऊपर नीचे हो सकता है। परंतु आपका ग्राफ पेपर पे ये जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल आपका एग्जैक्ट एकदम सही ग्राफ बनेगा। इस तरह से इसके अंदर मूल बिंदु से नीचे की तरफ y अक्ष के ऊपर जो बिंदु आएंगे वो सारे बिंदु अपने पास इसके अंदर कैसे ले लेंगे। तो -1, -2, -3, -4, -5। अब सबसे पहले देखिए 0 रेख, जैसे मैंने आपको पिछली टर्म पे बताया था, y का मान 1 है और x का मान 0 है। तो x अक्ष पे तो y का मान 0 होता है, y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो 0 रेख हमारे पास इसके अंदर के ये बिंदु आ गया। इस बिंदु पे छोटा सा सर्कल बना दो बिंदु लगा के पेंसिल से, और एक छोटा सा सर्कल बना दो। तो 0 और 1, पेंसिल आपकी एकदम शार्प होनी चाहिए, नोक है उसके अंदर तीखी होनी चाहिए, मोटी नहीं हो। तो इसके अंदर 0 रेख। अब इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर x का मान तो -1 है और y का मान 0 है। तो x का मान तो -1 और y का मान अपने पास इसके अंदर 0 है। तो x का मान -1 और y का मान 0। अब इन दोनों बिंदुओं को अपने पास स्केल से मिला देना।
इन बिंदुओं को इस तरह से आपस में इसके अंदर का स्केल से मिला देना, ये दोनों इस तरह से काटेंगे एक दूसरे को। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का जहाँ पे भी खाली जगह है वहाँ पे ये जो समीकरण है ये समीकरण लिख दो आप। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये अपने पास समीकरण आ गई। तो 9th के अंदर कई बार क्या होता है सिर्फ एक समीकरण ही दे देते हैं, 9th में दोनों समीकरण नहीं देंगे, एक ही समीकरण देते हैं, इसका ग्राफ खींचो, तो ये हमारे पास इसके अंदर का इसका ग्राफ हो गया, बस आपका क्वेश्चन खत्म। अगर आपको एक समीकरण दिया है तो अपने पास इसके अंदर का इसका ग्राफ ये बन गया, ये इसका ग्राफ या लेखा चित्र या आरेख या आलेख कुछ भी कह सकते हैं, ये इसके अंदर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगर दोनों दिए जाते हैं तो इसी तरह से दूसरा बिंदु लेंगे, तो 0 और 6, तो 0 और 6 का आएगा y का मान, तो क्या पहला x का मान है दूसरा y का मान है, तो 0 और 6, y का मान तो 6 हो गया और x का मान 0 हो गया, क्यों y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो 0 6 अपने पास इसके अंदर ये बिंदु हो गया। इस तरह से दूसरा बिंदु लेंगे 4 और 0, तो x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो इसका मान ये 4 और 0, इन दोनों का आपस में क्या ये फुट्टे से मिला दो स्केल से, और इसके अंदर दोनों तरफ तीर बना दो, इसका हम ये दोनों सिरे अनंत की तरफ चलेंगे, तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, इसी तरह से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस लाइन का ग्राफ लिख लेंगे 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 12, और ये दोनों लाइन आपस में जिस बिंदु पे काटती हैं उस पर डॉट डॉट करके इस तरह से लाइन दिखा दो। दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पे काटती हैं उसके पर क्या डॉट डॉट करके x अक्ष y अक्ष पे इस तरह से लाइन दिखा दो। अब ये जो बिंदु होगा इसको हम लिखते हैं xy, इसको लिखते हैं हम x और y। अब अपने पास इसके अंदर आपने जो तालिका बनाई है उस तालिका के नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, उस तालिका के नीचे अपने पास इसके अंदर ये चीज़ लिखेंगे कि अपने पास इसके अंदर क्या होगा, देखिए कि दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर काट रही हैं, तो एक्स वाई, तो इसके अंदर x का मान तो कितना होगा, देखिए x का मान तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 2 हो गया, और y का मान अपने पास इसके अंदर कितना होगा 1 2 और 3 हो गया, तो इसका मान ये हो गया। तो दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर काट रही हैं वो कितना हो गया 2 और 3 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या पहला मान तो पहले के दूसरा मान दूसरे के बराबर कर दो, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, ये इस समीकरण का हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा, ये इस समीकरण का हमारे पास में हल कहलाएगा। तो ये जो दोनों समीकरण है इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या इसका ये हल हो जाएगा। तो दोनों रेखाओं का ग्राफ खींच दीजिएगा, जहाँ पे खाली जगह है उसके अंदर क्या होगा, इस पे इसकी समीकरण जो होती है वो समीकरण लिख दो। इस तरह से दूसरा बिंदु है उसका ग्राफ खींच दिया दोनों पॉइंटों को मिला के, और उसके अंदर क्या ये किस समीकरण का ग्राफ है उसकी समीकरण लिख दो। ये कहीं भी लिख सकते हैं आप, इस साइड में या इस साइड के अंदर, और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे काटेंगी उस बिंदु को हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे। अब इस बिंदु से जहाँ पे काटती है उससे ये बिल्कुल स्केल से जो इस तरह से लेके और एक्स अक्ष के ऊपर और वाई अक्ष के ऊपर इस तरह से लंब डाल दीजिएगा। तो ये एक्स वाई बराबर क्या हुआ, ये जो आपने तालिका बनाई है उस तालिका के नीचे लिखेंगे एक्स वाई, जहाँ पे रेखाएं काटेगी वो इसका हल कहलाता है। तो अज्ञात राशि एक्स और वाई, अब इसके अंदर क्या हुआ, एक्स का मान तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, और वाई का मान हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 3 हो गया। तो पहला मान तो पहले के और दूसरा मान दूसरे के बराबर कर देंगे, तो हमारे पास हल करने पर ये जो मान आता है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका हल कहलाता है, वो इसका अपने पास में हल कहलाता है। अब बोर्ड के अंदर क्या 2 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, 4x प्लस वाई बराबर जैसे m दे दिया या a दे दिया। अब आपने बस कह देंगे इसके अंदर क्या m का मान भी याद कीजिएगा। आपको ये समीकरण हल करके उसके बाद में अपने पास इसके अंदर का इसका मान पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे x और y का मान लिख दो, तो 4 × 2 और प्लस y का मान 3 बराबर m। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि बोर्ड मास के नियम के अंदर क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं। तो 4 को 2 से गुणा किया तो 8 प्लस 3 बराबर m, तो 11 बराबर m आता है। m बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, क्वेश्चन के अंदर 11 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने को हल कर दें, नहीं पूछा जाता है तो अपने को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये आप लोगों को मैंने इसके अंदर का आज ये बताया कि 2 रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं या आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या इसके अंदर क्या होगा एक दूसरे के समानांतर है या प्रतिच्छेदी रेखाएं तो काटेंगी, तो इसका हल क्या होगा, द्वितीय होगा। 2 रेखाएं समानांतर होगी, अगर ऐसी स्थिति आ जाए ग्राफ अगर खींचे तो दोनों रेखाएं समानांतर आ जाए तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। फिर अपने सीधा लिख देंगे दोनों रेखाएं आपस में काट नहीं रही है, इसका मतलब हमारे पास इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों को शाम को आज फिर वापस रिपीट कर दूंगा। और फिर तीसरी स्थिति दोनों रेखाओं के अंदर क्या होंगे, ये अगर संपाती होने का मतलब दोनों रेखाएं अगर अपने पास का ग्राफ खींचने पर दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, इसके अनंत हल अविद्यमान होते हैं। तो ये आप लोगों को मैं इसके अंदर क्या होगा, ये जो टॉपिक है उसके अंदर का आपको ग्राफ से रिलेटेड टॉपिक रहा है। अब ग्राफ के अंदर हल करने पर 10th के अंदर के 3 विधियाँ दी गई है, ये आपको मैं शाम को लेट आवर्स में क्लास लेके और आप लोगों को इसके अंदर अपलोड कर दूंगा, ताकि इसके अंदर क्या होगा कल अपने पास इसके अंदर का आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आज शाम को ये डाउन आपको अपलोड होगा तो इस चीज़ को आप आज देख लेना।
तो इसके अंदर क्या होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपने पास इसके अंदर क्या आप थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा ताकि इसके अंदर अपना पास में अपना रिजल्ट है वो इसके अंदर का आपको बेहतर मिल पाए। तो इसी अपेक्षा के साथ में ऑल द बेस्ट।